नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे पिछड़ों पर पेच। आरक्षण को लेकर फैसला भले ही हो क्या हो, लेकिन पिछड़ों पर सियासी रार बरकरार है। गांव और शहर सरकार के लिए चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी में खुद को ओबीसी हितैषी साबित करने की होड़ मची है। पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ ने ओबीसी मुद्दे पर सरकार पर एक बार फिर आरोप लगाए। कहा कि सरकार ने पिछड़ों के साथ धोखाधड़ी की है। उन्होंने आगामी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के आंकड़े पेश किए। बताया कि जिला पंचायत के 875 सदस्य पूरे प्रदेश में हैं। ओबीसी को 98 पद मिले, यानी जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रदेश में कुल 11.2% आरक्षण मिला है। 19 जिलों में जिला पंचायत सदस्य के लिए एक भी पद ओबीसी को नहीं मिला। यही हाल जनपद पंचायत का है। कमलनाथ ने कहा कि पूरे प्रदेश में ओबीसी को सिर्फ 9 से 13% आरक्षण ही ओबीसी वर्ग को मिला, जिस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ और भ्रम फैला रही है। दिग्विजय के बाद कमलनाथ बंटाढार 2 बन गए हैं। देखिए, पिछड़ों पर पेच है, लगातार ये मामला चला आ रहा है और इतना होने के बाद भी जो आंकड़े कमलनाथ की तरफ से दिए गए या कांग्रेस की तरफ से दिए गए हैं, वो कह रहे हैं कहां 27% की बात हो रही थी, उससे ज्यादा की बात हो रही थी, यहां से 9 से 13% ही निकल के आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये गलत किया है सरकार ने। और ओबीसी वर्ग के साथ जो जिस तरह का एक छलावा कह लीजिए या उनके हितैषी बनने की कोशिश करते थे, वो तमाम चीजें करते थे, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बीजेपी कहती है कि झूठ बोल रहे हैं। क्या है इसके पीछे? अब कांग्रेस हो या बीजेपी, चुनाव की तैयारी करनी है, लेकिन इसी चीज से निकल नहीं पा रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, वो सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारे पिछड़े वर्ग के साथ केवल अन्याय नहीं, धोखा देगी। अब बिल्कुल झूठ प्रचार करके जो उन्होंने कहा है आरक्षण के बारे में, मैं आपको सही आंकड़े देना चाहता हूँ। जिला पंचायत के सदस्य 865 पूरे प्रदेश में है। ओबीसी को मिले 58, नहीं 98%। इसका मतलब 11.2% ओबीसी को मिले जिला पंचायत में। अध्यक्ष जनपद पंचायत 313 पोस्ट है, इसमें से 30 मिले। इसका मतलब 9.5% मिले। और सबसे बड़ी बात है कि 28 जिलों में जहाँ जनपद अध्यक्ष है, वहाँ एक पद भी ओबीसी के लिए नहीं है। ये कितना बड़ा धोखा, झूठ, फरेब बीजेपी पिछड़े समाज को गुमराह करने का प्रयास है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह 24 घंटे झूठ बोलते हैं। मिस्टर बंटाढार नंबर 1 बनने तो इस मध्य प्रदेश का बंटाढार किया ही था, लेकिन दुर्भाग्य है, जो मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन मिस्टर बंटाढार 2 भी कमलनाथ घोषित हो गए। और झूठ बोलने पर जैसे दिग्विजय सिंह बोलते हैं, वैसे ये भी झूठ बोलने पर उतारू हो गए। देखिए, तो ओबीसी आरक्षण का मामला लगातार गरमाया हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में पिछड़ों को साधने की कवायद है। सवाल यही है कि पिछड़ों को साधने में कौन कामयाब होगा, पिछड़ों का कौन हितैषी है और पिछड़ा किसका साथ देंगे, और आने वाले समय में क्या होगा। विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गुलरेज शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुलरेज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए संगीता शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगी। संगीता जी, आपका भी बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। योगीराज योगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गुलरेज जी आपसे करना चाहती हूँ। एक ही सवाल आ रहा है, ओबीसी किसके, ओबीसी का कौन, और इस चीज से निकल नहीं पा रहे हैं। मतलब पंचायत चुनाव के लिए तो कहना चाहिए कि श्री गणेश इनका हो गया, तारीखें आ गई हैं, तैयारियां करनी हैं, लेकिन अभी भी इस चीज से निकल नहीं पा रहे हैं। और एक बात और है, जिस तरह से कमलनाथ कह रहे हैं, जो एक वो आंकड़े सामने लेकर आए हैं कि सिर्फ 11.2% ही आपने दिया है तमाम चीजों को मिलाकर, तो कहाँ आप उनके हितैषी बनने की बात करते हैं? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा नहीं किया, क्या कहें? देखिए, जहाँ तक आप पूछ रहे हैं कि यह सवाल खत्म नहीं हो रहा, ये सवाल अभी भी है कि ओबीसी किसके साथ, यह सवाल तो हमारे मन मस्तिष्क में है ही नहीं। ये सवाल आपके मन मस्तिष्क में हो सकता है, ये किसी और के मन मस्तिष्क में हो सकता है। हमारे निकट चाहे ओबीसी हो, चाहे एमबीसी हो, चाहे अपर हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, हर कोई वर्ग, जितने भी समाज के वर्ग, जो कोई भी मिलकर हिंदुस्तान बनाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। जहाँ तक आप पूछ
क्वेश्चन है कमलनाथ जी के विषय में। अब उनकी बातों से दो ही चीजें प्रूव होती हैं, या तो यह है कि वो उनके ऊपर संगत का असर ज्यादा पड़ गया है, संगत अर्थात दिग्विजय सिंह जी की संगत, तो अब वो भी खुले झूठ बोलना शुरू कर दिए हैं। वो भी इस प्रकार की बातें करना शुरू कर दिए हैं कि जो वो कहते हैं कि थोड़ा उनका लेवल नीचा होता है, जो साफ साफ नजर आती है कि इसके पीछे मोटिवेशन क्या है, ना उसको कोई भी परिपक्व व्यक्ति पसंद करता है, ना उनके लोग भी पसंद करते हैं, या फिर इसका कारण यह है कि अब उनकी उम्र हो चुकी है और उससे जो प्रभाव होते हैं वह भी उनके ऊपर हो रहे हैं संभवतः, तो दोनों ही स्थिति में उनको घर बैठ जाना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो आंकड़े वो दे रहे हैं या जो बात वो कह रहे हैं वो सीधे सीधे झूठ है, सफेद झूठ है। लेकिन क्या है कि वो दिग्विजय सिंह पॉलिसी जो है ना, वो ये है कि एक बात को 100 बार झूठ बोलो तो वो सच बन जाएगी। ठीक है संगीता जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अब भी आ रही है। संगीता जी देखिए, गुलरेज जी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं झूठ बोला जा रहा है। जो आंकड़े कमलनाथ जी ने सामने रखे हैं या कांग्रेस जो सामने लेकर आई है, जो ओबीसी वर्ग की बात की जा रही है, मैं दो बातें जानना चाहती हूँ। एक तो ये जो आंकड़े आप सामने दे रहे हैं ये किस तरह से आपने किए, और दूसरी चीज ये भी कि इस चीज से निकल पाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, तैयारियां होती है, बहुत चीजें होती हैं, इस चीज को छोड़ पाएंगे या इसको लेकर ही पूरा इलेक्शन निकलेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, ठीक है। इन्होंने ओबीसी वर्ग को धोखा दे दिया है। अब ओबीसी वर्ग को धोखा देने के बाद शिवराज सिंह चौहान जी अपने बंगले पर अपनी खुद की पीठ थपथपा रहे हैं कुछ ओबीसी वर्ग को बुलाकर। तो ये जनता जो है ना, ये बहुत समझदार हो चुकी है, बहुत जागरूक हो चुकी है, और ये सब समझती है रोटेशन प्रक्रिया क्या होता है, आरक्षण क्या होता है, कितना % किसको मिलना है, क्या होता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि शिवराज सिंह चौहान खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं और 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। इन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए पिछले 17 सालों में क्या किया, ये इनके प्रवक्ता महोदय से पूछ लीजिए। अगर इन्होंने 17 साल में ओबीसी वर्ग के बारे में सोचा होता तो आज ओबीसी वर्ग को इतना परेशान होना पड़ता आरक्षण के लिए। जब कमलनाथ जी की सरकार 15 महीनों के लिए बनी और माननीय कमलनाथ जी ने ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण रखा, तो इन्होंने इसका विरोध क्यों किया? ये क्यों सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर अपना वो नहीं, इन्होंने सही आंकड़े पेश नहीं किए? क्यों इन्होंने नहीं बताया कि मध्य प्रदेश में कितनी आबादी है? और फिर 1.5 साल तक ये चुप बैठे रहे, इन्होंने कोर्ट को कोई भी जानकारी नहीं दी। और जब गलत जानकारी देना थी तो इन्होंने क्या किया कि जो हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग था, जिसमें हमारे अध्यक्ष थे जेपी धनोपिया जी, उस आयोग को तो वैसा ही रहने दिया और एक असंवैधानिक फर्जी आयोग बना लिया जिसका नाम रख लिया पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग। अब ये कल्याण आयोग कहाँ से आ गया? फिर इन्होंने कोर्ट के साथ धोखा किया। इन्होंने क्या किया, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक असंवैधानिक संस्था आंकड़े सौंप रही है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग को धोखा देने का काम यदि किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अब हमारी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जो जीवन भर से आजादी के बाद से आज तक गरीबों का कल्याण करती चली आई है, निर्धनों का कल्याण करती चली आई है, आदिवासियों का, दलितों का, इनका सबके हित के लिए उसने कार्य किया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा अपना है, वो कैसे चुनाव जीतती है ये हम जानते हैं। उन्हें उनका एजेंडा जो तय है, उन्हें ध्रुवीकरण करना है, उन्हें सांप्रदायिकता फैलाना है, उन्हें विकास करना नहीं है और जनता से केवल वोट हासिल करना है। ये स्थिति इन्होंने बनाकर रखी हुई है मध्य प्रदेश की। अब आप सोचिए कि जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठकर ओबीसी वर्ग के हितैषी बनते हैं तो बड़ी हंसी आती है। ये हंसी आती है कि इन्होंने 3 मुख्यमंत्री दिए, बाबूलाल गौर जी इन्होंने दिए। अब जब उमा भारती जी ओबीसी से आती, बाबूलाल गौर ओबीसी से आते थे, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जी ओबीसी से आते, इन्होंने ओबीसी के कल्याण के बारे में इतने वर्षों तक क्यों नहीं सोचा? ठीक है, चलिए मैं वापस आती हूँ।
मुझे लगता है, देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप से हटकर अभी फिलहाल क्या है, जो आंकड़े हैं वो कितने सही हैं, जो कहा जा रहा है वो कितना सही है, क्यों ये डिवाइडेशन है, मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी एक चर्चा का विषय है। योगीराज योगेश जी, जिस तरह से आप दोनों पक्षों को सुन रहे हैं, बहुत साफ सी बात है कि पंचायत चुनाव की तैयारी करनी है और अभी के जो टिकट्स हैं या जो तमाम चीज़ें होंगी, जो आंकड़े कमलनाथ रख रहे हैं सामने कि प्रॉपर तरीके से जितना मिलना था उससे ज़्यादा देने की बात कर रहे थे, तो ज़्यादा तो छोड़ दीजिए अभी, लेकिन जितना देना है उसका डिवाइडेशन नहीं हुआ। कांग्रेस का ये भी आरोप है कि 19 जिलों में जिला पंचायत सदस्य के लिए एक भी पद ओबीसी को नहीं दिया गया। कितना इसको सही माने, और यदि ऐसा है तो वाकई में फिर ओबीसी हितैषी कौन है, क्योंकि बहुत दिन से ही तो इसकी लड़ाई चल रही है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दी है, आपको आरक्षण उसी के मुताबिक करना है। अब ओबीसी आपके मध्य प्रदेश में कितना भी हो, उसको तो कोई उसका कोई तारतम्य लगता नहीं है। और ओबीसी को लेकर सही सही आंकड़े अभी तक कोई भी राजनीतिक दल पेश नहीं कर पाया। 27% आरक्षण की बात कमलनाथ जी कहते हैं, फिर भाजपा ने 35% आरक्षण की बात की, फिर अरुण यादव आए तो उन्होंने कहा कि वो तो 52% के आसपास ओबीसी हैं। तो दरअसल ओबीसी मध्य प्रदेश में है कितने ये भी तय नहीं है। किसी भी पिछड़ा वर्ग आयोग ने अभी तक ये रिपोर्ट नहीं दी कि मध्य प्रदेश में ओबीसी है कितने। और कांग्रेस ने जो रिपोर्ट दी थी उन्होंने बताया था कि मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण है, भाजपा 35 पे चली गई। और देखा जाए तो करीब 52% के आसपास अभी जनसंख्या के आधार पर आंकड़ा निकलकर सामने आता है। लेकिन ये भी स्पष्ट नहीं है कि दरअसल है कितना। और जब आपको ये पता ही नहीं है कि ये मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी कितनी है, तो फिर आरक्षण को आप डिवाइडेशन कैसे करेंगे? बिल्कुल। और ये भी तब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि किसी भी सूरत में आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन जारी कर दी, तो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, वो जो सूत्र अभी अपनाया गया, ये सिचुएशन यदि कांग्रेस के सामने होती तो वो भी यही करती। मध्य प्रदेश में कई जगह SC/ST आबादी 35% से ज्यादा है। तो जहाँ SC/ST आबादी 35% से ज्यादा है, वहाँ पिछड़ों को 15% ही आरक्षण मिलेगा। या कई जगह ओबीसी की आबादी 40% हो, लेकिन 36% से कम आप उनका नहीं कर सकते SC/ST का। तो जो उनका जो आरक्षण पहले से थे 36%, उसके बाद जो बचेगा वही तो आप कर पाएंगे। ऐसे में कई जगह ये भी हो रहा है कि ओबीसी को 30 से 35% आरक्षण भी मिल रहा है। कई जगह ऐसी भी है जहाँ पे SC/ST की आबादी बहुत कम है। तो जिस जगह कम है वहाँ तो ओबीसी को पर्याप्त आरक्षण मिल रहा है, 27 से भी ज्यादा आरक्षण मिल रहा है। तो ये जो गणित बना है आबादी के हिसाब से, वो क्लेरिफिकेशन अभी तक कोई भी नहीं कर पाया। और कोई भी राजनीतिक दल के बूते की बस की बात नहीं है कि वो इसको स्पष्ट कर दे। आरोप प्रत्यारोप आप भले ही लगा लें, लेकिन आप उतना ही दे पाएंगे जितना SC/ST के बाद बचेगा। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए, अब इलेक्शंस हैं, निकाय चुनाव के लिए तो खैर थोड़ा सा इंतजार है, लेकिन पंचायत चुनाव की ही हम बात कर लें, क्या लगता है वर्तमान स्थिति को देखते हुए, जितनी बातें कर रहे हैं, बार बार ओबीसी का जिक्र आ रहा है, कितना इन तमाम चीजों का प्रभाव पड़ेगा? नहीं, देखिए, है क्या कि ओबीसी वर्ग को आप इग्नोर तो कर नहीं सकते। मतलब 50% यदि मध्य प्रदेश में ओबीसी हैं, तो आप बिना उनके कैसे आप चुनाव में जा सकते हैं? और इसलिए दोनों राजनीतिक दलों का फोकस इस बात पर है कि ओबीसी किसके साथ जुड़े ओबीसी, और इसी को लेकर पूरी की पूरी कवायद दोनों दलों द्वारा की जा रही कि ओबीसी के सच्चे हितैषी हम हैं। और उस पर लॉजिक ही दिए जा रहे हैं कि हमने 27, अभी तक मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कुछ नहीं किया, कमलनाथ जी ने 27 दिया, फिर शिवराज जी ने 35 दिया। तो दोनों अपनी अपनी बात लेकर जनता के पास जा रहे हैं, और ये तो अब जनता ही तय करेगी कि ओबीसी आखिर है किसकी। बिल्कुल। गुलरेज जी, अपनी बात रखिएगा। देखिए, मैं पूरी पैनल से ये पूछूंगा, इंक्लूडिंग आपको भी, क्योंकि मुझे लगता है आप भी मेरी तरह ओबीसी वर्ग की ही नुमाइंदगी करती हैं, ओबीसी वर्ग से ही आती हैं। तो आप ये बताइए कि सबसे पहली बात तो यह है कि क्या ओबीसी वर्ग के लिए जिस प्रकार के बातें कांग्रेस पार्टी ने करी कि 18 साल के शासन में कुछ नहीं किया, पीछे रखा गया, क्या ये बात सच्चाई से कहीं भी मेलजोल खाती है? नहीं खाती है। सच्चाई यह है कि क्रमशः जो है ओबीसी वर्ग वो आगे बढ़ा है और नेतृत्व भी उसको प्राप्त हुआ है। यदि आप देखें कि मिनिस्टरियल पोर्टफोलियोज को भी उठाकर देखें तो 40% के आसपास मिनिस्टर्स जो है
शिवराज जी के कैबिनेट में वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, उसमें बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, छोटे डिपार्टमेंट नहीं। उदाहरण देता हूँ आपको, उच्च शिक्षा मंत्रालय, उसमें ओबीसी है, शिक्षा मंत्री वह भी ओबीसी है। तो ऐसी की जगह है जो जहाँ समाज का उत्थान होता है वो ओबीसी समाज को दी है। तो इस प्रकार की जो बातें कांग्रेस कर रही है ना, बार बार एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है इनका कि समाज में किस तरह से इस तरह के भाव पैदा करना, ये दर्शाता है कि कांग्रेस की स्थिति बड़ी कमजोर है और ये रण के लिए तैयार नहीं है, चुनावी रण के लिए। तो कैसे भी कुछ न कुछ, जिसको कहते हैं कि बातचीत का एक विषय बनाने वाली बात है, प्रेस को एड्रेस करके किसी तरह से भी एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि उसमें भी सक्सेस नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? क्या आपको कहीं ना कहीं ऐसा बातें समाज में दिख रही है? समाज में ऐसी बातें नहीं हो रही है। देखिए, मैं इसलिए कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी केवल ट्विटर की चिड़िया उड़ा सकते हैं या फिर कुछ ना कुछ प्रेस में स्टेटमेंट दे सकते हैं। यदि आप समाज में जाएं, ग्रासरूट्स पर जाएं, तो कोई इनके विषय में या उन विषयों पर जिन पर ये बात करते हैं कोई बात नहीं करता। तो ये कोशिश करते हैं कि 100 बार एक चीज को, एक झूठ को बोल के सच बनाते, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है ना। बोलने दीजिए, ट्विटर की चिड़िया उड़ाने दीजिए, कुछ नहीं होता उससे। ठीक है संगीता जी, कहीं ना कहीं जितनी भी बातें अभी देखिए आ रही हैं, या वीडी शर्मा ने तो ना कहते कहते ये कहा कि कमलनाथ भी शायद दिग्गी की, एक कहते हैं ना कि संगत का असर है, तो शायद इसीलिए मिस्टर बंटाधार 2 का नाम उन्होंने आज दे दिया। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त पे मैं फिर वही बोल रही हूँ कि जैसा कि अभी योगेश जी ने भी बोला, प्रॉपर तरीके से आप ये सामने रख ही नहीं पा रहे हैं कि टोटल कितना है, क्या है, कितनी चीज़ें इस बीच में हो गई हैं, और अब इस चीज़ में ना पड़े, इस चीज़ को देखें कि हकीकत में हम क्या दे रहे हैं, क्या मिल रहा है, क्या मुद्दे हैं, उस जगह पे क्या इफेक्टिव है, उस जगह पे जनता से क्या जुड़ा हुआ है, क्योंकि इंक्लूडिंग हम सबके लिए देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ओबीसी की बात नहीं है। वो तो आरक्षण की बात थी, इसके लिए लड़ाई चली, इसलिए ये तमाम चीज़ें आई हैं। इससे मुझे लगता है कि कांग्रेस को थोड़ा सा आगे निकलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस ओबीसी वर्गों को धोखा तो जरूर दिया है, उनके साथ छल कर दिया है, उन्हें ये झांसा दिया है उन्होंने कि 35% आरक्षण देंगे और वे कितना है 11.2%। आंकड़ों को समझना भारतीय जनता पार्टी का लेकिन मैं ये बता देना चाहती हूँ कि संघ और भाजपा झूठ बोलने की ट्रेनिंग देते हैं और ये झूठ को इस तरीके से बोलते हैं कि जनता उसे पर समझ आ जाए। जब हम आंकड़ों के साथ बोल रहे हैं तब भी इन्हें तकलीफ हो रही है। ठीक है, चलिए संगीता जी, आपकी आवाज़ मुझे प्रॉपर तो नहीं मिल रही थी, ठीक है, शायद कुछ टेक्निकल रीज़न है, वापस से मैं आपसे बात करूंगी। योगेश जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ, क्या लग रहा है योगेश जी, क्योंकि देखिए सब अपनी अपनी बात करेंगे और मुझे लगता है नेतृत्व पे भी सवाल उठा दिए जाते हैं, कौन किसका हितैषी है इसकी भी बात आ रही है। मुझे लग रहा है इस वक्त पे, क्योंकि पंचायत चुनाव के लिए क्या महत्वपूर्ण है, वहाँ की रूपरेखा कैसी है, वहाँ के लिए कैसे प्रत्याशी हैं, वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, वहाँ की चीज़ें कैसी हैं, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। नहीं, ये आपने बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया है कि जिन विषयों पर बातचीत होना चाहिए। अब तो देखिए, एक तरह से देखा जाए तो आरक्षण का मसला सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दे दी, तो अब आरक्षण का मसला एक तरफ से समाप्त हो गया। अब तो आपको आगे की और बढ़ना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अब हम पंचायत इलेक्शन में कैसे जाएं, लोगों की ज्यादा से ज्यादा भलाई कैसे हो और उसके लिए क्या प्रोग्राम संचालित किए जाएं और कैसे हम, क्योंकि ये तो चाहे कोई सा भी चुनाव हो अल्टीमेटली है तो जनसेवा का माध्यम ही, उसको आप राजनीति में न ज्यादा करें। और बहुत ज्यादा, क्योंकि ओबीसी वर्ग की मैंने पहले भी कहा कि आबादी मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा है, इसलिए दोनों दल श्रेय लेने के चक्कर में है कि हम ओबीसी के असली हितैषी हैं, क्योंकि इसका असर तो पड़ता है चुनाव में। क्योंकि जैसे ही आपके पास ये मैसेज जाता है कि नहीं भाजपा ओबीसी के ज्यादा करीब है या कांग्रेस ओबीसी के ज्यादा करीब है, तो डेफिनेटली उसका असर पड़ता है। लेकिन आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि हम इन बातों की बजाय अब आगे का रास्ता देखना चाहिए, वरना होगा यही कि अभी भी, जैसे मैं भी कहीं सुन रहा था और कांग्रेस की तरफ से ये मांग भी उठ रही थी कि रोटेशन के आधार पर ही होना चाहिए आरक्षण। अब इस बीच में कोई एक ना एक फिर कहीं कोर्ट में चला जाए और मालूम पड़ा कि जैसे तैसे चुनाव का रास्ता खुला है और फिर बंद हो जाए। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है,
लेकिन लोग तो भरे बैठे हैं, कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो आरक्षण का मामला यही समाप्त करके अब आगे की व्यवस्था देखना चाहिए। दोनों राजनीतिक दलों को आगे के बारे में सोचना चाहिए कि अब आगे का फैसला कैसे तय करें और हम कैसे ग्रामीण सरकार दे सकें लोगों की, ताकि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में आप जाके देखिए आज कई सारे ऐसे काम हैं, कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो रुके पड़े हुए हैं, क्योंकि कोई जनप्रतिनिधि है ही नहीं वहाँ पे। पूरे के पूरे काम अफसरों के भरोसे हैं और ऑफिसरों की बजाय लोग जनप्रतिनिधि को अपना ज्यादा निकट का मानते हैं और इसलिए ऑफिसरों को चक्कर लगाना कम पसंद करते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है और इसीलिए मैंने ये बात भी कही, क्योंकि बहुत दिन हो गया आरक्षण, कोर्ट, तमाम चीजें होने के बाद मुझे लगता है कि यदि चुनाव की तारीख आ गई है तो वहां की रूपरेखा क्या है, वहां के लोग क्या चाह रहे हैं, उनकी समस्या क्या है, वहां पे किन किन चीजों पर काम होना है, इन सारी चीजों पर बात करने की मुझे लगता है जरूरत है और इसीलिए मैंने ये सवाल भी उठाया था। गुलरेज जी, पंचायत चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की कितनी तैयारी है, क्या स्ट्रैटेजी है, और तारीखों के ऐलान के बाद भी, क्योंकि जिस तरह से योगेश जी भी कह रहे थे कि ग्रामीण जगह पे आप जाकर देखिए बहुत सी चीजें देखिए 100% कहीं नहीं होता, कोई नहीं दे पाता और एक लंबे समय बाद ये इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये आकलन बहुत जरूरी है कि कितनी कमी है, कितने समय से है और उसको कैसे आप पूरा कर पाएंगे। जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जिन क्षेत्रों में भाजपा की ग्रामीण इकाई होती है और जहां जिला इकाई होती है, दोनों ग्रामीण इकाई और जिला इकाई की आज से 3 महीने पहले 4 बैठकें संपन्न हो चुकी हैं और ये जो बैठकें हैं ये वार्ड स्तर तक और मंडल स्तर तक हम ले जा चुके हैं। तो जहां तक तैयारी का विषय है, तैयारी पूरी है और तैयारी पूरी उस स्तर तक है, मुझे लगता है कि 70 to 80% हमारा स्कोर कार्ड रहेगा अगेंस्ट कांग्रेस कैंडिडेट। 70 से 80% कम से कम भी स्कोर आएगा बीजेपी का और यही स्कोर आप देखिए कि अलग अलग चुनावों में 70% से उठाकर 92% तक के रहा है। यदि आप लोकसभा के चुनाव की बात करें तो मध्य प्रदेश में इट वॉज 95% स्ट्राइक रेट। यदि आप उसके बाद जितने उपचुनाव हुए वहां 72% के आसपास हमारा स्ट्राइक रेट अगेंस्ट कांग्रेस पार्टी रहा है। तो मुझे लगता है कि इसी स्ट्राइक रेट के बीच में ये जो ग्रामीण अंचल के चुनाव हैं स्थानीय इकाई के, वह भी जाएंगे। और अभी योगी राज जी ने जो कुछ बातें की उसमें बहुत सच्चाइयां हैं कि जब कोर्ट की तरफ से चीजें क्लियर हो चुकी हैं, जब कोर्ट ने एक मार्गदर्शन कर दिया है, सरकार उस पर कार्यरत है, चुनाव की तिथियों का ऐलान हो चुका है, उस समय ऐसी बातें जो होती है ना, कि 2 ही चीजों को इंगित करती है, या तो जो कांग्रेस पार्टी है उसकी तैयारियां नहीं है, या फिर यह है कि कुछ ना कुछ दूसरा तरीका निकाल रहे हो किस तरह से भी इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया जाए। यदि दोनों चीजें हैं तो कांग्रेस के हित में भी नहीं है, लोकतंत्र के हित में भी नहीं है, क्योंकि विपक्ष के दल को मजबूत होना चाहिए, इसलिए इनको तैयार रहना चाहिए। और यदि ये सेबोटेज करते हैं किसी तरह से चुनाव को तो ये लोकतंत्र की हत्या करने का विषय होगा। लेकिन यदि देखिए यही डिस्कोर्स कांग्रेस पार्टी को चलाना है, इसी प्रकार का डेवलपमेंट की कोई बात नहीं करनी है कि ग्रामीण अंचल का विकास कैसे होगा, सड़कों की बातें, ये सब बातें हो ही नहीं रही है। कांग्रेस लगातार ऐसी बातें कर रही है। तो मैं कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया से पूछना चाहूंगा कि आपने अरुण यादव को राज्यसभा क्यों नहीं भेजा? पिछड़ा वर्ग से है और पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता है। ठीक है संगीता जी, अपनी बात भी रखिएगा और एक छोटे से सवाल का जवाब भी, क्योंकि मुझे लगता है बहुत इस पे बात हो गई है। देखिए कमलनाथ जी ने जो आंकड़े रखे उस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया मैंने सुनी थी और गुलरेज जी ने भी कहा साफ झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी यही कह रही है कि कांग्रेस भ्रम फैलाती है, कांग्रेस झूठ बोलती है। ठीक है, ये हम बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति देखी जाए तो मुझे लगता है अब वाकई में वहां की जो परिदृश्य है, वर्तमान स्थिति, उस पर काम करने की जरूरत है। वहां पर स्ट्रैटेजी ऐसी क्या है या क्या करेंगे जिसकी वजह से आपको चुना जाएगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी को अब याद आ रहा है कि पंचायत स्तर पर क्या करना चाहिए, अब उन्हें काम करने देना चाहिए। इन्होंने इतने दिनों से चुनाव डिले क्यों किया पंचायत के, आप बताइए। इनकी तो सरकार 20 में ही बन गई थी, 20 से 21, 21 से 22, 2 साल हो गए। 2 साल में अभी तक चुनाव क्यों नहीं कर पाए? ये अपनी व्यवस्थाएं देखते हैं, हम कब जीत पाएंगे, कब हमारे खिलाफ माहौल है, कब हमारे फेवर में माहौल है, ये उस माहौल को देखते हैं। अभी मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगी। एक ये कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली से जो चुनाव हो रहे हैं, जब कमलनाथ जी की गवर्नमेंट थी उन्होंने जो सुविधा और व्यवस्था बनाई थी उस व्यवस्था को उन्होंने मान्य नहीं किया। अब उसमें से आधी व्यवस्था को मान्य कर लिया और आधी व्यवस्था अपनी तरफ से चला रहे हैं। दूसरा चीज देखिए कि इन्होंने पहले कहा
कि जो महापौर के जो हैं आरक्षण वो नहीं जैसे थे वैसे ही रहेंगे, केवल पार्षदों के आरक्षण करवाएंगे। अब इन्होंने पार्षदों के आरक्षण करवा लिया, आज अचानक इन्हें सूद आई कि हमारे पास तो वहाँ कैंडिडेट है, वहाँ नहीं है, तो अब महापौर के भी आरक्षण दोबारा से करवा रहे। कंफ्यूज भारतीय जनता पार्टी है, ओबीसी को आरक्षण नहीं देना चाहती है और पूरा ब्लेम कांग्रेस पर लगा रही है। फिर सरकार आपकी, अभी ये प्रवक्ता महोदय जो बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये भी बात कर रहे थे लोकतंत्र की। मुझे हंसी आती है जब भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र की बात करते हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने कमलनाथ जी की सरकार खरीद फरोख्त करके गिराई थी और लोकतंत्र का अपमान किया था। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो संविधान के पन्नों को जलाती है और संविधान को नहीं मानती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो दलितों से, ओबीसी से नफरत करती है और ये उन्हें आरक्षण देना नहीं चाहती है। अब आप लगातार देखिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दोहरा गेम कर रही है। एक तरफ तो ओबीसी वर्ग को धोखा दे दिया, आरक्षण दिया नहीं, और दूसरी तरफ सारे ब्लेम कांग्रेस पे लगा रही। फिर जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी, आपने सरकार को गिरा दी, आपने खरीद फरोख्त कर लिया, किसी को 50 करोड़ किसी को 35 करोड़ देकर आपने लोकतंत्र का अपमान कर दिया और अब कह रहे हैं कि कांग्रेस ने नहीं किया। फिर आपके पास खुला मंच था, आपके पास देना चाहिए था ना आपको, कोर्ट को आपने क्यों नहीं दिया? आपने 2011 के 14 के अनुसार क्यों कर रहे हैं? ये सारी चीजें अगर आप देखें, ईमानदारी से देखें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने का कार्य करती है और इन्होंने लगातार झूठ बोल बोल के अपनी सरकार बनाई है। पर प्रदेश की जनता, प्रदेश का ओबीसी वर्ग इन्हें 2023 में और अभी पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में जवाब देगा। आप इंतजार कीजिए। झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है, सच सामने आता है और वो सच सामने आएगा। खैर देखिए, समय की सीमा है, मुझे बीच में रोकना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, सच्चा झूठा की बात यहाँ पर हो रही है। कौन सच्चा, कौन झूठा, कौन किसका कितना हितैषी है, ओबीसी का कौन कितना हितैषी है, ये हमें जवाब और नेजे और रिजल्ट जो होंगे वो हमें दिखाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कम से कम अब तो मुद्दों पर बात करिए। अब आप पंचायत चुनाव के लिए क्या करेंगे, आप वहाँ के ग्रामीणों के लिए क्या करते हैं, उनकी जो इतने समय से समस्याएं थी उसको लेके क्या हो रहा है, मुझे लगता है इस पर बात करने की जरूरत है, क्योंकि वही मुख्य हो गया है। अब इस चीज से और आरक्षण से हमें थोड़ा सा बाहर निकलने की जरूरत है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।